हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया हुआ है हिस्ट्री एनसीईआरटी का। स्टार्टिंग की थी क्लास 6 की, जिसमें थर्ड चैप्टर मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है वो फोर्थ चैप्टर में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर में सारी चीज़ें हैं जो थर्ड चैप्टर में होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। फोर्थ चैप्टर में ही मैंने सारा कंसाइज वे में कर दिया है। तो फोर्थ चैप्टर में मैंने हेडिंग लगाई है हड़प्पा की कहानी, नगरीय विशेषता, प्रमुख इमारत, भवन, नाले और सड़कें, नगरीय जीवन, नगर और नए शिल्प, फेयांस क्या होते हैं, कच्चे माल की खोज में हम कहाँ जाते थे, आयात कहाँ से करते थे, नगर में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता था। ये सारी चीज़ें हमने हेडिंग में लगाई हैं। अब एक एक हेडिंग को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा की कहानी में 150 साल पहले रेलवे का विस्तार हुआ पंजाब में, पंजाब से सिंध तक। ठीक है, तो इस विस्तार में क्या हुआ कि रेलवे में के विस्तार में ईंटें कम पड़ गई। अब जब ईंट कम पड़ गई तो अब ब्रिटिशर्स जो थे वो वापस तो ईंट लेने नहीं जाएंगे या फिर उस टाइम तुरंत निर्माण नहीं करवाएंगे ईंटों का। तो हुआ क्या कि वहाँ पे खंडहर दिखा इनको, तो इन्होंने वहाँ पे खंडहर की जो ईंटें थी वो ईंटें निकालनी शुरू कर दी और उसका उपयोग किया रेलवे लाइन के विस्तार में। ठीक है, बाद में ये उस टाइम इनको नहीं पता था, लेकिन जब ईंटें निकालनी, बड़ी बड़ी हैवी हैवी ईंटें इन्होंने देखी और आयताकार की काफ़ी बड़ी ईंट थी, तो इनको लगा ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फिर इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बुलाया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आके यहाँ पे छानबीन की, जांच की, रिसर्च की, तो पता चला ये एक सभ्यता थी जो कि कभी ये नष्ट हो चुकी है, बट इसकी इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर की सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में, और ये सबसे पुराना खंडहर है हड़प्पा का जो मिला था। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है कि जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था, तो हमारे यहाँ पे जो एक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है या हमारे यहाँ जो जीवन की शुरुआत मानी जाती है वो 1500 BC से मानी जाती है, क्योंकि 1500 BC में ऋग्वैदिक काल आ चुका था और वहाँ से हमारा ग्रामीण जीवन हैं कि आर्य आए थे, आर्यों ने आके ऋग्वैदिक व्यवस्था शुरू की थी, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो जो आसपास के फॉरेन कंट्रीज़ के लोग थे या ब्रिटिशर्स ही थे, तो हमारा मजाक बनाते थे कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, खोज शुरू हुई, तो हमारी एक बहुत अद्भुत सभ्यता निखर के आई और हमारी एक पहचान बनी पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारा जो एक काल है विभाजन वो माना जाता है वो 2500 BC माना जाता है, ना कि 1500 BC। इसका जो नगर विभाजन रहा है, नगर विभाजन दो तरीके से हुआ, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था, जिसमें शासक वर्ग, धनी वर्ग, उच्च वर्ग रहता था, ऊंचाई पर था और नगर दुर्ग कहलाता था। पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था, जिसमें आम लोग रहते थे। निचला भाग था, निचला दुर्ग नगर कहलाता था। अब ये थोड़ा सा आज से हम रिलेट करके देखते हैं कि जैसे हमें देखा होगा जो वीआईपीज़ होते हैं, वीआईपीज़ के जो पूरा एक सोसाइटी है पूरी अलग होती है। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा हुआ है, गांव में तो नहीं पर बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन जो आम नागरिक है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ डिफरेंस है अभी में और तभी में। तब में सिंधु घाटी सभ्यता में इनइक्वालिटीज़ नहीं थी जितनी अभी हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है वहाँ पे, बाकी चीज़ें जो है वो सेम हैं। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने में, रोड बनाने में, नालियों के निर्माण में। प्रमुख इमारत है विशाल स्नानाघर, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नमूना है, मोहनजोदड़ो से मिला है। हवन कुंड मिला है कालीबंगा और लोथल से, यज्ञ वगैरह के ये प्रयोग में लाया जाता था। भंडार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से, ये अनाज भंडारण के लिए प्रयोग में लाया जाता था। मातृ देवी की मूर्ति मिली है कांसी की नर्तकी की, जिससे एक अनुमान लगाया जाता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे नगरीय जीवन की। नगरीय जीवन की जब हम बात करते हैं तो एक शासक वर्ग के चिन्ह की बात आती है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ पे शासक वर्ग था। तो एक कॉमन सी चीज़ है जो हम सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं
कि कहीं पे हम देखते हैं कि वेल गवर्नड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, प्रॉपर नालियों का सिस्टम है, रोड प्रॉपर बनी हुई हैं, ठीक है, और एक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लूट मार नहीं है और लोग आराम से अपने घरों में सो सकते हैं, चोरी नहीं हो रही है और सबके पास भोजन है पर्याप्त करने के लिए, कोई भूखा नहीं सो रहा है, भूखा नहीं उठ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक नॉर्मल तरीके से सोचने पे मजबूर करती हैं कि कोई ना कोई तो वहाँ पे शासन कर रहा होगा, कोई ना कोई तो व्यवस्था देख रहा होगा, क्योंकि हर कोई अगर अपने में देखेगा तो हर कोई अपना ही सोचेगा, बट कोई अगर एक शासक होता है वो सबके बारे में सोचता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अनुमान लगाया जाता है कि कोई तो कोई शासक वर्ग रहा होगा जिसने पूरी व्यवस्था को मैनेज करके रखा होगा, ठीक है। अब विदेशों से आयात की बात करते हैं। धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य वस्तुएं हम आयात करते थे। पहनावा, मन के वगैरह जो थे, मन के आभूषण होते थे सोने चांदी के, जो कि सोना चांदी ईरान अफगानिस्तान से आता था। लिपिक, मुहरों पर लेखन का कार्य होता था जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है भाव चित्रात्मक। शिल्पकार जो होते थे स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे, कोई असमानता नहीं थी कि स्त्री को घर का काम करना है। ये हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में भी समानताएं थी, लेकिन जैसे ही हम आफ्टर ऋग्वैदिक काल आते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि असमानताएं आना शुरू हो जाती हैं। वो क्यों आती हैं वो भी सारी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे शिल्पकार जो थे स्त्री पुरुष दोनों नगर और नए शिल्प की बात अगर हम करें, नगर और नए शिल्प की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। लाल मिट्टी का प्रयोग बनाया जाता था बर्तनों के निर्माण में, ठीक है। पुरातत्व सामग्री में पत्थर आते हैं, शंख आते हैं, कांसा, सोना, चांदी, तांबा। अब पुरातत्व सामग्री इनसे बनी होती थी, जैसे पत्थर की मुहरें बनती थी, नगरीय नियोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। शंख का प्रयोग सजावट के लिए प्लस यज्ञ अनुष्ठान के लिए। कांसा, तांबा का प्रयोग बर्तन बनाने में, सोना चांदी आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता था। पत्थर की मोहर जो होती थी वो आयताकार होती थी, इसमें नॉर्मली जानवरों के चित्र अंकित होते थे। खूबसूरत काले व लाल मृदा का प्रयोग होता था। 7000 साल पहले कपास के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, ठीक है, जहाँ से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई है। जैसे कि हम लोग ईंधन क्षेत्र से चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन स्थायी जीवन की शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। कपास के साक्ष्य जब मिले हैं वहाँ से मानी जाती है 7000 साल पहले, क्योंकि सबसे पहले साक्ष्य इसी के मिले थे मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से स्थायी जीवन की शुरुआत मानी जाती है, ना कि विंध्यन क्षेत्र से, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि मेहरगढ़ और विंध्यन दोनों दे देते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि मेहरगढ़ है या फिर विंध्यन है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के फूलदान का ढक्कन मिला है। तो ये सारी चीज़ें। अब फूलदान से एक चीज़ पता चलती है, ये लोग डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाते थे। तो बहुत वेल मैनेज सोसाइटी थी, जो हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। आज तो हम दिखावे पे जी रहे हैं, बट उस टाइम वो लोग बहुत तरक्की कर चुके थे। फेयांस क्या होते हैं, क्वेश्चन बनता है, फेयांस क्या होते हैं। फेयांस जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं आते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और इसका हल्का समुद्री हरा व नीला रंग होता है इसका। अब जैसे कि आज के युग में हम देखते हैं एमसीएल से बहुत सारे क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको मिक्स करके हम बहुत सारी कलाकृतियाँ बना लेते हैं, मंडला आर्ट तक बनाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग एक तरीके से कृत्रिम रूप से ही तो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस टाइम भी थी। फेयांस से इससे खिलौने बनते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनती थी, मनगू का प्रयोग किया जाता था। तो ये फेयांस है। इसकी प्राकृतिक रूप